चैप्टर 2। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो है वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, तो आज हम लोग वाटर रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि उससे पहले हम लोग ने क्या क्या किया था। नेचुरल रिसोर्सेज में हम लोग को 3 चीज़ पढ़ना था, लैंड, सॉइल, वाटर। ठीक है, हम लोग ने लैंड देख लिया, सॉइल देख लिया, अब हम लोग वाटर रिसोर्सेज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वाटर रिसोर्सेज। जैसा कि आपको पता है, वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज। और अर्थ इज आल्सो कॉल्ड अ वाटरी प्लेनेट। तो अर्थ को हम लोग वाटरी प्लेनेट किस लिए कहते हैं? तो ऐसा इसलिए कहते हैं कि हमारे अर्थ पे 70% जो अर्थ सरफेस है, ठीक है, जो हमारा अर्थ सरफेस है उसमें 70% वाटर कवर्ड है। ठीक है, लैंड सिर्फ 30% है, वाटर जो है वो 70% कवर्ड है। ठीक है, और देखेंगे हम लोग अबाउट 97% ऑफ द अर्थ टोटल वाटर इज प्रेजेंट इन द ओशियन एंड सीज। अब हमारे अर्थ में टोटल वाटर जो कि 97%, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है? ओशियन एंड सीज में। ठीक है, ओशियन एंड सीज में 97% टोटल कवर्ड है। दिस इज स्लाइन वाटर विच सपोर्ट इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी ऑफ मैरीन लाइफ बट इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन और फॉर वाटरिंग क्रॉप्स। ठीक है, यहाँ पर आपको समझना है, ये जो वाटर है 97% ओशियन एंड सीज में जो कवर्ड किए हुए हैं, वो वाटर किस चीज़ में हम लोग को हेल्प करते हैं? इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी ऑफ मैरीन लाइफ। ठीक है, और ये ह्यूमन के लिए सुचेबल नहीं है। ठीक है, वाटरिंग क्रॉप्स के लिए भी ये सुचेबल नहीं है। तो ये था हमारा वाटर रिसोर्सेज। अब हम लोग 3% जो फ्रेश वाटर है वो अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसमें भी डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या डिवाइड हुआ है, कैसे हुआ है, वो सब हम लोग आज समझेंगे। तो आइए, द रिमेनिंग 3% इज फ्रेश वाटर विच इज फाउंड इन द फ्लोइंग फॉर्म्स। अब हम लोग को जैसा कि पता है 97% जो कि अर्थ पर ओशियन और सीज कवर्ड किए हुए हैं। ठीक है, 3% ही जो कि फ्रेश वाटर है और उसमें भी 0.68% ही ग्राउंड वाटर में अवेलेबल है। तो आइए बात करते हैं 3 पॉइंट से। 0.32% is available in lake, river, atmospheric and soil moisture etc. 0.32% कहाँ अवेलेबल है? लेक और रिवर में। ठीक है, एटमॉस्फेरिक, सॉइल मॉइस्चर में, ये सब जगह पे अवेलेबल है। ठीक है, 0.32% ओनली। एंड 2.0% जो कि आइस कैप एंड ग्लेशियर में प्रेजेंट है। ठीक है, ये 2 जगह में 2% अवेलेबल है। और लास्ट आता है 0.68% जो कि ओनली ग्राउंड वाटर में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग फ्रेश वाटर बोल सकते हैं, जो हमारे लिए, जो ह्यूमन के लिए अवेलेबल है 0.68%। ठीक है, ये था हमारा वाटर रिसोर्सेज। इसके आगे हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड, तो अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा PDF का, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और भी चैप्टर्स हैं SST के जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे।
ठीक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। सो लेट अस स्टार्ट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। डू यू नो देख रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, पीवीआई। अक्सर एग्ज़ाम में इसको पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है डू यू नो का सरफेस वाटर। तो इसमें बताया गया कि सरफेस वाटर क्या होता है। सरफेस वाटर मीन्स वाटर विच इज़ प्रेजेंट एबव द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक etc। तो सरफेस वाटर का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि वाटर जो कि प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, किस फॉर्म में, रिवर के फॉर्म में, स्ट्रीम्स के फॉर्म में, लेक के फॉर्म में, एनी अदर। ठीक है, तो डेट इज़ कॉल्ड सरफेस वाटर। आई होप सरफेस वाटर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात की गई है सेकेंड पॉइंट में मिलीमीटर। तो मिलीमीटर इज़ यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू 1/1000 मीटर। तो इसमें बताया गया है कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर। ठीक है, यूनिट है। सेकेंड पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट अब हम लोग देखेंगे टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग क्या होता है। टेरेस फार्मिंग एंड काउंटर फार्मिंग, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आपको पिक्चर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेरेस फार्मिंग का मतलब क्या होता है। टेरेस फार्मिंग मीन्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स ऑन लेवल स्टेप्स। ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, हम लोग बीज को उगाते हैं। ठीक है, बीज को लगाते हैं और ग्रो करते हैं उसे एक फॉर्मेट, एक सिस्टमेटिक ढंग से। ठीक है, लेवल स्टेप की तरह, स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको ग्रो करते हैं। और टेरेसेस कंस्ट्रक्टेड ऑन हिल साइड्स। अब जो टेरेस कंस्ट्रक्टेड ऑन हिल साइड्स, इसका एग्जांपल हो जाएगा डैम। ठीक है, डैम से आप बिल्कुल ही आसानी से समझ जाओगे। डैम में आपको दिखाई देता है कि वाटर जो रहता है वो हिल साइड से मूव करता है। ठीक है, तो उस वाटर को हम लोग डिफरेंट वर्क में हम लोग ले लेते हैं, जैसे में इरिगेशन। ठीक है, पेड़ों में पानी देना, उन सभी चीज़ों में डैम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग काउंटर प्लगिंग में। तो काउंटर प्लगिंग क्या होता है। तो काउंटर प्लगिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ प्लगिंग पैरेलल टू द contours of hill slope rather than up and down the slope so as to reduce soil erosion। यहाँ पे बात की गई है काउंटर प्लगिंग एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम लोग सॉइल को, ठीक है, जिससे हम लोग सॉइल को, यहाँ पे प्लगिंग का मतलब है कि जैसे अप एंड डाउन सॉइल जो रहते हैं एक लेवल में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो आप कोई सॉइल देखते हैं आप लोग कि अप एंड डाउन में रहते हैं। ठीक है, तो उसको लेवल में करने के लिए हम लोग प्लगिंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे में काउंटर प्लगिंग। ठीक है, एक टेक्निक है जिससे हम लोग सॉइल को एक लेवल फॉर्मेट में हम लोग करते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, रिड्यूस, मतलब सॉइल इरोजन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अब सॉइल इरोजन क्या होता है पिछले वीडियो में डिस्कस किया गया था। सॉइल इरोजन में लैंड रिसोर्सेज या सॉइल रिसोर्सेज में डिस्कस किया गया है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप आसानी से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो काउंटर प्लगिंग आई होप इट इज़ क्लियर। टेरेस फार्मिंग क्लियर हो गया होगा, मिलीमीटर आपको समझ में आ गया, सरफेस वाटर समझ में आ गया। ये 4 पॉइंट जो है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में इसको पूछ ही लिया जाता है, तो इसको आप लोग पढ़ लेना है। ठीक है, लैंड, सॉइल, वाटर। ठीक है, ये तीनों चीज़ अभी डिस्कस हो रहा है। सो फ्रेंड, तो अब हम लोग करने वाले हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, अब हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ेंगे। क्या होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ऐसा क्यों होता है, ये भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, द मेन सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर इज रेनफॉल। द रेन वाटर continuously get recycled in nature through evaporation, condensation, precipitation, which is called hydrological cycle। तो गाइज आप लोग को पता चल गया कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है अभी हम लोग
इसको समझेंगे। द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज़ रेनफॉल। अब हम लोग को पता है कि फ्रेश वाटर, यहाँ पे गाइज आप लोग देख रहे हो फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर में किसको कहा गया है? रेनफॉल को, ठीक है। तो इसे हम लोग फ्रेश वाटर कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, ठीक। द रेन वाटर कंटिन्यूसली गेट रिसाइकल्ड। अब रिसाइकल्ड हो रहा है, ठीक है, जो रेन वाटर आया, ठीक है, हमारे लैंड पर, ठीक है, वो प्रोवाइड किया वाटर को, ठीक है, फिर वो रिसाइकल्ड होगा नेचर के द्वारा, जैसे में इवापोरेशन, ये सब डिफाइन, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है। इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन, इन सभी प्रोसेस के द्वारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बनता है और उसे हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। क्लियर है? द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज रेनफॉल। द रेन वाटर कंटिन्यूसली get recycled in nature through evaporation, condensation, precipitation, which is called hydrological cycle, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इसको आप लोग याद कर लेना। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज फॉर्म इन द रिवर, स्ट्रीम, लेक, पॉन्ड्स, आइस कैप एंड अंडरग्राउंड वाटर। अब आप लोग को समझना चाहिए एक बात कि हमारे अर्थ पे जो कि फ्रेश वाटर, हमारे अर्थ पे जो कि फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ फाउंड है, तो किस तरीके से फाउंड है। तो जैसे में आप देख सकते हो रिवर, ठीक है, स्ट्रीम, लेक, पाउंड, आइस कैप, अंडरग्राउंड वाटर, इन सभी चीज़ों में, ठीक है, इन सभी जगहों पे रिवर, स्ट्रीम, लेक, पाउंड्स, आइस कैप एंड अंडरग्राउंड वाटर, ये सब क्या है? फ्रेश वाटर, ठीक है। हमारे अर्थ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल है इन सभी फॉर्म में। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज ऑन द अर्थ सरफेस इज अनइवन। मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। आगे आपको क्लियर कर दिया जाएगा ये टॉपिक, बहुत से अच्छे तरीके से इसे समझाया गया है आगे, तो वीडियो को फुल देखें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इवापोरेशन हम लोग को आगे बताया जाएगा, कंडेंसेशन का डिफाइन भी आगे लिखा गया है, प्रिसिपिटेशन आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझना है, इवापोरेशन देखिए आप कैसे हो रहा है, कंडेंसेशन देखिए आप कैसे हो रहा है, यहाँ पर एक सन है, ठीक है, प्रिसिपिटेशन कैसे हो रहा है, ये हम लोग को अभी समझना है। तो इवापोरेशन क्या हुआ, कंडेंसेशन देख सकते हो आप यहाँ पे। कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे रेन जो है, बारिश हो रही है, ठीक है, रेनफॉल हो रहा है, और कुछ देर बाद जब सन निकलता है तब क्या होता है, वो एवापोरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, एवापोरेशन होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग प्रिसिपिटेशन। यहाँ पे देखिए आप, बारिश हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग प्रिसिपिटेशन कह रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो नाव, ठीक है, शिप है, और यहाँ पे कुछ मैन है और यहाँ पे कुछ ट्री है। तो ये थे हमारे